इसी बीच दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर रहे हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, तबलीगी जमात के चीफ मौलाना मोहम्मद साद की ऑडियो क्लिप से हुई थी छेड़छाड़। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने किया है दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मरकज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कंदावली की एक ऑडियो क्लिप बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई थी, जिसमें मौलाना मोहम्मद साद तबलीगी जमात के लोगों को कथित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की सलाह दे रहे थे। अब पुलिस जांच में पता चला है कि इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई थी और कई अन्य ऑडियो क्लिपों को जोड़कर इसे तैयार किया गया था। ये मौलाना की ऑडियो क्लिप नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने जो भी इस ऑडियो क्लिप को लेकर मौलाना मोहम्मद साद और 6 अन्य के खिलाफ जो है केस दर्ज किया था, अब पुलिस वो केस भी वापस लेगी। फिलहाल पुलिस ने उस ऑडियो क्लिप समेत कई अन्य ऑडियो क्लिपों को जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह काफी बड़ा खुलासा किया है कि जो भी ऑडियो क्लिप वायरल की गई थी मौलाना मोहम्मद साद के नाम से और उनकी आवाज के नाम से, वो ऑडियो क्लिप फेक थी और मौलाना मोहम्मद साद ने लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि ये सब बकवास है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि मौलाना मोहम्मद साद अच्छे व्यक्ति हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब गलत हुआ है। अब उनके जो केस लगाए गए थे इस ऑडियो क्लिप को लेकर वो भी अब दिल्ली पुलिस वापस लेगी। तो बड़ा खुलासा किया है ये दिल्ली पुलिस ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों को राज्य में पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है। ट्रेनों को पश्चिम बंगाल पहुंचने न देना प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है और इससे उनके लिए और मुश्किलें पैदा होंगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा ने शुक्रवार को राज्यपाल जगदीश धनखड़ से भेंट की थी और बीजेपी ने ममता सरकार पर एक खास मुस्लिम समुदाय के फंसे लोगों को वापस लाने में रुचि दिखाने तथा कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य के प्रवासी श्रमिकों एवं श्रद्धालुओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया है और गृह मंत्री अमित शाह जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से काफी नाराज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी की बड़ी मुश्किलें, आधे अपराधों पर भी मुकदमा चला तो आधी जिंदगी जेल में रहेंगे जी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों देश की पुलिस पूरी हरकत में गोदी मीडिया को धोने में लगी है। वहीं एक तरफ सुधीर चौधरी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर भी गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है और सुधीर चौधरी पर नफरत फैलाने, हर बात को जिहाद से जोड़ने और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने की वजह से केरल पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये जानकारी खुद सुधीर चौधरी ने दी है। वहीं अब इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान आया है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से इतनी नफरत फैलाने वाले इन सभी गोदी मीडिया एंकरों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इनके द्वारा किए गए आधे अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया गया तो वे अपना आधा जीवन जेल में बिताएंगे। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है कि अगर इन सभी गोदी मीडिया के पत्रकारों पर अगर आधे मुकदमे भी चले तो ये इतने भयंकर मुकदमे हैं कि इनको जो है आधी जिंदगी अपनी जेल में बितानी होगी। इसीलिए उन्होंने प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने कहा कि इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को सीख लेनी चाहिए और ऐसे फर्जी खबर नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि इनका जीवन जेल में ही कटे। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर शिवसेना नेता संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला। कहा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को छूट, शराब की दुकान पर 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में शराब की बिक्री की छूट देने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत का कहना है कि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की मोदी सरकार ने इजाजत दी है, लेकिन शराब की दुकान के बाहर 1000 लोग इकट्ठे
हो सकते हैं। रावत ने कटाक्ष किया है कि मृत शरीर में आत्मा नहीं होती और दुकानों में स्पिरिट यानी अल्कोहल होता है क्या, इसीलिए वहां पर ज्यादा लोगों को छूट दी जा रही है। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सलिल श्रीवास्तव ने 5 मई को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन बताई थी। उन्होंने कहा था कि शादी के फंक्शन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार ने जब 4 मई को लॉकडाउन में कुछ छूट दी थी और शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, तब शराब की दुकानों पर हजारों दो हजारों लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। तब कोरोना वायरस इससे नहीं फैला मोदी सरकार के द्वारा और तब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन अगर मस्जिद या कहीं गांव में बाहर अगर 10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस किस तरह से अपनी क्रूरता दिखाती है और उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। और इसी को लेकर जो है शिवसेना नेता संजय रावत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर की 30,000 करोड़ रुपए की राहत की मांग। 10,000 करोड़ तुरंत जारी करने का किया है प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 की वजह से उपजे आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के लिए अगले 3 महीने में राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का आग्रह किया है। बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र में लिखा कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण राजस्व प्राप्ति लगभग शून्य हो गई है। वर्तमान में आर्थिक परिदृश्य में राज्य को केंद्रीय करों में से प्राप्त होने वाली राशि में भी बड़ी कमी होना निश्चित है। दूसरी ओर राज्य के 56 लाख गरीब और जरूरतमंद परिवार जिनकी आय का कोई साधन अब नहीं बचा है, उनके जीवन यापन के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधनों और पैसे की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने आग्रह किया है कि 30,000 करोड़ 3 महीने के अंदर मोदी सरकार उनके राज्य के लिए दे। वहीं 10,000 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने कहा कि इस पैसों को मोदी सरकार तुरंत डाले। तो ये बड़ी आर्थिक पैकेज की जो है मांग की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी पैकेज की देते हैं या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों के प्रति क्रूर अमीरों के लिए दयावान बनी हुई है मोदी सरकार। मायावती, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि एक तरफ तो सरकार लाखों भूखे व बेबस प्रवासी मजदूरों से घोर अमानवीय व्यवहार करते हुए उनसे क्रूरता के साथ किराया भाड़ा वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अमीरों के लिए दयावान बनी हुई है, जिसकी हमारी बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल होने की खबर भी आई है। वहीं इस पर मैं दुख व्यक्त करती हूं। और आगे उन्होंने कहा कि ऐसी घटना इस कारण हो रही है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार लापरवाही कर रही है। वहीं आगे उन्होंने एक बयान में कहा कि बड़े व ऊंचे घरों के बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार हर प्रकार की मुफ्त सुविधा आदि काफी हद तक उपलब्ध करा रही है, लेकिन उन गरीबों व मजदूरों आदि के लिए हाथ पर हाथ धरे लगातार मोदी सरकार बैठी हुई है। मायावती ने कहा कि बसपा जो है लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस मामले में वह केंद्र सरकार के साथ है। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान की अति जटिल समस्या व मानवीय त्रासदी देश को नहीं झेलनी पड़ती अगर केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बंद की घोषणा नहीं की होती। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा अगर मोदी सरकार देश में बंद की यानी लॉकडाउन की घोषणा नहीं करती तो ऐसी कोई भी घटना नहीं होती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूपी में अब व्हाट्सएप ऐप से होगा स्कूलों में एडमिशन। जानिए क्या है योगी सरकार की योजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने बड़े फैसले लेकर कोरोना वायरस के बचाव के साथ प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। वहीं छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए भी योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूल के नए सत्र में बच्चों के दाखिले हो सकें, इसके लिए योगी सरकार ने अब कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना लॉकडाउन में यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों व छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए अब एक बीच का रास्ता निकाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में नए सत्र में छात्रों का एडमिशन व्हाट्सएप ऐप पर किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के शिक्षा विभाग ने अनुमति भी दे दी है। इससे पहले यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में पास करने का निर्देश भी दिया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप के जरिए सभी स्कूलों के छात्रों के एडमिशन किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये कदम योगी सरकार ने उठाया है कि व्हाट्सएप के जरिए अब सभी बच्चों के दाखिले होंगे उत्तर प्रदेश में। तो काफी बड़ा कदम उठाया है यूपी सरकार ने।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, ट्वीट कर पूछा कहां हैं 50 सामुदायिक रसोईघर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट में भी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति बयानबाजी जारी है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि आपको धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी, अपने प्रशंसकों से पूरे दिन मेरे काम को साझा करने का आग्रह करने के लिए पीपीई किट, पके हुए भोजन और फेस शील्ड, राशन वितरण के सामान से जुड़े काम को लेकर आशा है कि अब वे ये नहीं कहेंगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। गौतम गंभीर ने आगे लिखा कि अब आप अपने उस वादे की जानकारी साझा करने की कृपा करें जिसमें 30 दिन पहले आपने वादा किया था कि 50 सामुदायिक रसोई खोले जाएंगे। हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना संकट में जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। इससे पहले केजरीवाल पर जो है इन्होंने काफी बड़ा ट्वीट भी किया था और पीपीई किट मुहैया कराई थी, लेकिन अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर यह काफी बड़ा हमला बोला है गौतम गंभीर ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया बोले दुकानों और उद्योगों का खुलना तय करे डीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि राजधानी में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को अवश्य खोलने की अनुमति दी जाए। कई छोटे उद्योगों, दुकानदारों, वकील व सीए के कार्यालयों तक को खोलने की अनुमति दी जाए। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को खोलने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इन प्रतिष्ठानों को खोलने में बाधा न लाए, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। दिल्ली के व्यापारियों द्वारा लगातार शिकायत भेजने के बाद मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को मुख्य सचिव को यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेड जोन में खुलने वाली दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट सूची व दिशा निर्देशों के बावजूद इन्हें खोलने की बाधाएं नहीं आनी चाहिए। वहीं कोई भी डीएम इस पर अड़चने न अटकाए और सभी दुकानों को दिल्ली में खोलने दिया जाए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर